कोई भी स्टूडेंट जब भी स्टडी अब्रॉड के बारे में सोचता है या फिर फ्रांस आने के बारे में डिसाइड करता है तो उसके माइंड में दो चीज़ें होती हैं। वन कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तलाश करे जहाँ पे या तो ट्यूशन फ़ी बिल्कुल ना हो या फिर अगर हो भी तो उसकी जो फ़ीस है वो निग्लिजिबल हो या फिर ना होने के बराबर हो। दूसरी चीज़ ये कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कोई ना कोई आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं जो कि आपके लिविंग कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए आपके लिए हेल्प करें। लिविंग कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं फ्रांस आता हूँ, मेरे जो यहाँ पे रहने-सहने का खर्चा है लाइक अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह, वो स्कॉलरशिप और वो जो स्टाइपेंड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहा है वो इनफ हो कि वो आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सके। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी आज शेयर करने लगा हूँ जो कि आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स में, एक तो आपको एडमिशन अवेलेबल है एट लो कॉस्ट जिसकी ट्यूशन फी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी आपको 8000 यूरोज ईयरली आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। और अगर आप ये स्कॉलरशिप लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर की, काफ़ी यूनिवर्सिटी शेयर की जिनकी ट्यूशन फी तो बहुत ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी, जो कि अलग से बैचलर्स के लिए 170 यूरो पर ईयर थी, मास्टर्स के लिए 250 यूरोस पर ईयर थी और पीएचडी के लिए अराउंड 380 यूरोस पर ईयर थी। लेकिन उसमें मसला ये था कि वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी स्कॉलरशिप को ही नहीं प्रोवाइड कर रही थी और आपको अपने सेल्फ फंडिंग पे ही आना था। लेकिन ये एक ऐसी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी लग जाती है तो सोने पे सुहागा, यानी आपको कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आपने अप्लाई किस तरह करना है, स्कॉलरशिप की डिटेल्स कैसे फाइंड करनी है, और सारा प्रोसीजर जो टाइमलाइन और डेडलाइंस वगैरह हैं वो सारी चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपके साथ जो पुरानी वीडियोज़ भी शेयर की हैं वो सारा का सारा कॉन्टेंट ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर है। अगर आप फ्रांस आ रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप देखेंगे मेरे चैनल को, आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप वो फॉलो करेंगे और उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो आप जो है फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ फ्रांस आ सकते हैं और यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड टू दिस वीडियो। जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं ग्रेनेपल एल्प्स यूनिवर्सिटी, और एक ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बेशक आप साइंस से बिलोंग करते हो, बेशक आप आर्ट से बिलोंग करते हो, सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, मेडिकल से बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आपको आज इस यूनिवर्सिटी में आपको अपना कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और साथ साथ ऑब्वियसली स्कॉलरशिप के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ जो कि इस यूनिवर्सिटी से के साथ एसोसिएटेड है। तो बिफोर आई गो एंड शेयर द डिटेल्स, मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी कितनी है, ताकि आपके इसके बारे में कोई मसला ना हो और आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना फेस करनी पड़े। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा पेज, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ईयू स्टूडेंट्स है उनकी ट्यूशन फ़ी 243 यूरोज़ नज़र आ रहा होगा मास्टर्स के लिए, और नॉन ईयू की जो फ़ी है वो 3770 आ रहा होगा। आपको तो लग रहा होगा कि बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन नहीं। अगर आप इसको वो करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है एग्जामेशन की, तो वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली आपको कहना होगा कि भाई मुझे एग्जामेशन चाहिए। अगर आप करते हैं तो भाई फिर आपसे भी 243 यूरोज़ जो है वो चार्ज हो रहे होंगे, यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन ईयू स्टूडेंट विल पे द सेम ट्यूशन फी एज ईयू स्टूडेंट्स। तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो कम हो जाएगी, यानी अगर आप नॉन ईयू हैं ऑब्वियसली, तो आप इनको जब अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई आपको एग्जामेशन चाहिए, आपको कहना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, और जब आप कहेंगे तो फिर वो आपकी जो फीस है वो आपको इंस्टेड ऑफ 3770 फॉर मास्टर्स आप वो चार्ज करेंगे 243 यूरोज़। और अगर आप बैचलर्स के लिए हैं, अगर आप एग्जामेशन के लिए पूछेंगे नहीं, एग्जामेशन का कहेंगे नहीं, तो जो आपकी फीस होगी वो अराउंड 2700 होगी। लेकिन अगर आप इनसे एक्सप्लिसिटली कहेंगे कि भाई आपको एग्जामेशन चाहिए तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो रिड्यूस हो जाएगी अराउंड 170 यूरोज़। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपने ज़रूर कहना है एग्जामेशन का, और जब एग्जामेशन का कहेंगे तो आपकी जो फीस होगी वो रिड्यूस होगी और आप 243 यूरोज़ पर ईयर सालाना फीस में आप अपना मास्टर्स कर रहे होंगे। आपका जो बैचलर्स होगा अराउंड 170 यूरोज़ पर ईयर पे बैचलर्स हो रहा होगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो 391 यूरोज़ पर ईयर हो रहा होगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब आप अप्लाई करें आप एक्सप्लिसिटली इनसे कहें कि भाई आपको एग्जामेशन चाहिए इन ट्यूशन फी। सो आई होप कि ये ट्यूशन फी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है।
तो अब अगर मैं आपके साथ बात करूँ इनके साथ कौन-कौन से इंग्लिश के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ जब भी आप यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें, आप साथ-साथ इंग्लिश प्रोग्राम्स सर्च कर लिया करें क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होगा, फिर आपको वेबसाइट समझ नहीं आएगी और आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रेनेबल एल्प्स इंग्लिश प्रोग्राम जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम्स इन इंग्लिश आ जाएगा और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ये जो हैं सब कैटेगरीज़ आ जाएँगी कि भाई किस-किस डोमेन में आपके पास फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं इंग्लिश की। तो अगर मैं ईच डोमेन को देखूँ आपको डिटेल्स में बताऊँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इन सब प्रोग्राम्स को मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना आ रहा हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइंस से बिलॉन्ग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप बायो से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये जो पूरा सेक्टर है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप बायो वाले हैं, आप मेडिकल वाले हैं, आपने एमबीबीएस किया है, आपने कोई भी प्रोग्राम किया है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, आप इस सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो वो यहाँ पे सारी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि आप कंप्यूटर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटेशनल साइंसेज है, स्पेसिफिकली अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो नहीं है लेकिन आपका कंप्यूटर वाला सेगमेंट भी आ जाता है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं इस तरह के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो कि 2 डोमेन से मिला हो, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, तो मैंने जो भी डिग्री की हुई है बैचलर्स की, तो मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सिविल इंजीनियरिंग वाले मुझे कह रहे होते हैं भाई हमारे प्रोग्राम्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नैनो साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजीज, फिजिक्स, अर्थ प्लैनेट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ इंजीनियरिंग, लाइक यानी इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स हैं। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी फील्ड से कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जिसकी फ़ीस इतनी कम हो और इतने ज़्यादा आपके पास प्रोग्राम के ऑप्शंस हों। तो ये यूनिवर्सिटीज़ एक आपके पास खजाना है, आपको ये माइंड में रखना है कि ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं और इसको डेफिनेटली आपने एक्सप्लोर करना है क्योंकि आपको डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई आपका प्रोग्राम मिलेगा जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। यूजली ऐसा होता नहीं है। तो ये तो साइंस वाले थे। ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात की जाए तो ह्यूमैनिटीज़ में कम है, ठीक है। अर्बन स्टडीज़ में मिल जाएगा, आर्किटेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम है और यहाँ पे साइंस में भी सिर्फ मास्टर्स के हैं, लेकिन आर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर्स के आपके पास प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ड्यूल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको है ड्यूल लैंग्वेज आनी चाहिए। लेट्स से कुछ अगर आप इंग्लिश जर्मन दोनों में पढ़ाया जाता है तो आपको दोनों लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए या फिर एक लैंग्वेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट जर्मन दोनों लैंग्वेज की है या फिर नहीं है। जितना मुझे आइडिया है अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो अगर इसको ओपन मैं करता हूँ प्रोग्राम को तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये नीचे डिटेल बता रहा होगा कि जो लैंग्वेजेस हैं वो जर्मन, इंग्लिश एंड फ्रेंच है। तो ये आपके लिए ऑप्शन नहीं होगा, आपने सिर्फ इंग्लिश वाले प्रोग्राम्स को देखना है जो कि आपके इंग्लिश के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे आप लॉ के प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम्स, तो आपके पास बैचलर का प्रोग्राम मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स के फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा, मार्केटिंग से प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का आपके पास यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मार्केटिंग वगैरह में भी कोर्सेज दे रही है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको इतनी कम फी में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस दे रही हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी आपको इस यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेगी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम निकाल के उसकी डिटेल्स बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह नेविगेट करना है, ठीक है। अब मैं सारे प्रोग्राम्स को ओपन नहीं कर सकता, तो ये आपने माइंड में रखना है कि जिस तरह मैं एक प्रोग्राम को देख रहा हूँ तो उस तरह आप बाकी प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। आप बैचलर्स वाले हैं तो आप बैचलर का प्रोग्राम देख लें, आप मास्टर्स वाले हैं तो आप बाकी बकाया मास्टर्स वाले प्रोग्राम देख लें। तो अगर मैं लेट्स से साइंस का कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ तो लेट्स से मैं पहला ही प्रोग्राम ओपन करता हूँ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस प्रोग्राम के कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, आपने क्या क्या सीखेंगे, ठीक है, क्या क्या इसके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह आपके क्रेडिट आवर्स काउंट होंगे, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे डिसिप्लिन जो है जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हेल्थ से रिलेटेड लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है और 1 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। और आपको जो एंट्री लेवल है वो आपको लाइक आपका 3 साल का बैचलर्स एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करें। नीचे यहाँ पे प्रोग्राम में आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे इस पूरे 1 साल में। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना कीजिएगा सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 को।
क्योंकि आपको मैं बता दूँ और मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये जो यूरोप में होता है बैचलर, वो यूजुअली 3 साल का होता है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपका यूजुअली बैचलर 4 साल का होता है। तो जो आपका बैचलर का चौथा साल होता है वो यूरोप में मास्टर 1 कहलाया जाता है। तो आप 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 4 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जब आप मास्टर 1 करते हैं तो समझ लें कि आप बैचलर का चौथा साल दोबारा कर रहे हैं। सो यूजुअली यही होता है, ठीक है? आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप इंडियंस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो यूजुअली 3 साल का होता है, जो आपका बैचलर्स होता है। तो आप डायरेक्टली उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा ताकि आप ये कहें कि भई ये सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 क्यों है। सो आई होप कि ये आपके पास इसके बारे में कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे भी तो आपको 3 साल का एटलीस्ट रिक्वायरमेंट चाहिए, 3 साल का आपका बैचलर्स होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, अब ये सारी जो प्रोग्राम्स की डिटेल्स हैं वो सेम ही है। आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे आपको इसी तरह की सारी डिटेल्स मिल रही होंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मास्टर 1 अर्बन स्टडीज़ खोल लेता हूँ तो इस सारी ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली होगी। तो सारा प्रोसेस जो है वो सेम ही है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल प्रोग्राम की निकाल के दे रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लैरिफिकेशन हो, कोई मसला ना आ रहा हो। अब यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे फॉर एग्जांपल कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या डेडलाइंस है, क्या टाइमलाइन है, अगर मैं उसको अब आंसर करूँ तो अप्लाई करने का तरीका आपने सिंपली अपना देख लेना है। आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके मुल्क से। सो लेट्स से अगर आप यहाँ पे सिंपली गाइड में जाएंगे तो आप यहाँ पे स्टेप 1 अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक स्टिमुलेटर रन करके देगा और आपको बताएगा कि भाई आप किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि भाई यू विश टू अप्लाई फॉर अ मास्टर डिग्री। अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करें तो वो आपने बैचलर्स के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मास्टर्स का है तो मैं सिर्फ मास्टर्स को देखूंगा। यहाँ पे मैं करूँगा मास्टर्स, और यहाँ पे फिर मैं पहले साल के लिए M1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप M2 के लिए अप्लाई करें तो आपने इन द सेकंड ईयर करना है। आप M1 के लिए अप्लाई करें क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो M1 का है, तो इन द फर्स्ट ईयर। और यहाँ पे आप ये बता रहा होगा कि कौन सी सिचुएशन है। अगर आपकी डिग्री ऑलरेडी कोई है फ्रांस में तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अब्रॉड है, क्योंकि हमारी अब्रॉड है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ये मल्टीपल केसेस हैं। अगर आप फ्रांस में ऑलरेडी लोकेटेड हैं तो फिर किस तरह अप्लाई करना है, हर किसी के लिए डिफरेंट तरीका है। क्योंकि हम अब्रॉड और लोकेटेड हैं तो हम इसको एजुकेशन अब्रॉड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और इसमें इसके थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे तो इसको मैं जब सेलेक्ट करूँगा, अब ये बता रहा होगा कि भाई इसके बाद नेशनैलिटी क्या है, ठीक है? आपकी नॉन यूरोपियन नेशनैलिटी है और आप स्विट्जरलैंड वगैरह में नहीं रहते, तो आप जब फॉरनर को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ये कहेगा कि डज योर कंट्री एडहेयर टू पोर्टल फॉर स्टडीज़ इन फ्रांस। तो ये एटुडिए फ्रांस वाला इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहा है कि भाई आपकी कंट्री जो है वो एटुडिए फ्रांस से वाबस्ता है कि नहीं है। एटुडिए फ्रांस एक पोर्टल है जो कि कैंपस फ्रांस की तरफ अलॉट होता है और एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में। वो उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसको ये वीडियो मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो आपके पास इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इस एटुडिए पोर्टल के थ्रू कैसे करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, फिर आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, फिर अप्लाई कैसे करना है। तो आप इस पोर्टल को जाके देखें और इसके ऊपर अकाउंट बनाएं। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, एरर्स आते हैं, तो मैंने इस वीडियो में सारे वो एरर्स रिजोल्व करके आपको सही तरीके से अकाउंट बनाने का तरीका बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो आप जाके देखें और आप अपना अकाउंट बनाएं। और ये जो पोर्टल होता है इसे एटुडिए फ्रांस कहते हैं, ठीक है? और अगर आप वो कह रहे हैं अगर आपका ये कंट्री जो है वो एटुडिए फ्रांस के पोर्टल से वाबस्ता है या नहीं है। यूजुअली जो एशियन कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, ये सारे एटुडिए फ्रांस वाले पोर्टल से वाबस्ता हैं। तो आप इसमें जो है सिलेक्ट करेंगे कि भाई हाँ यू लिव इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट अ मेंबर, दैट इज़ अ मेंबर है, ठीक है, जिसने साइन किया हुआ है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई आपने ना पोर्टल स्टडीज़ फ्रांस, ठीक है, इसी के थ्रू आपने अप्लाई करना है एटुडिए फ्रांस के थ्रू, ठीक है? अप्लाई करने का तरीका एटुडिए फ्रांस के थ्रू है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि किस तरह अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके अंदर आपको बताई हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि टाइमलाइन क्या है, किस तरह लाइक ड्यूरेशन क्या है। अब ड्यूरेशन जो है हर प्रोग्राम की डिफरेंट है। कोई प्रोग्राम जो है दिसंबर वगैरह में ओपन हो रहे हैं, जनवरी में ओपन हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम जो है फरवरी मार्च में ओपन हो रहे हैं। मल्टीपल इंटेक्स भी हैं कुछ प्रोग्राम्स की। तो आपने ये देखना है कि कौन से प्रोग्राम्स की कब इंटेक है। अगर मैं बताऊं कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी, तो आप जब आप प्रोग्राम की डिटेल पेज पे जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पे डिटेल से बता रहा होगा कि भाई आपकी 26 फरवरी से 24 मार्च है। ये इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है? मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए डिफरेंट डेडलाइन है। इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जनरलाइज कर लें। तो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आप जब प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें तो आप अपने पास टाइमलाइन सेव कर लें, तब आप अप्लाई कर रहे होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है
कि आप एडवांस में ही सारा अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अप्लाई कर रहे होंगे सबसे पहले ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती हैं और एडमिशन का भी ये सीन होता है। तो आपने जैसी एप्लीकेशन ओपन होती हैं आप अप्लाई करें, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। आप अभी से अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू करें। अब इसकी जो डेडलाइन है या टाइम लाइन है वो 26 फरवरी है, बट आपका मे बी प्रोग्राम जो है उसकी टाइम लाइन दिसंबर से स्टार्ट हो या फिर नवंबर से स्टार्ट हो। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो डिफर कर सकती है। अब इसके बाद मैं बताऊं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ये डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जब एटीडीए फ्रांस के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ वो आप पूछ रहा होगा, आपसे मांग रहा होगा। अगर मैं आपको जनरली बताऊं जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो आपको एक सीवी चाहिए होगी, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको डिप्लोमा भी चाहिए, लेकिन अगर आप तीसरे साल में अपने बैचलर्स के और अगले साल ग्रेजुएट होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, सीवी चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा जो कि आपने प्रोवाइड करना होगा कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये सीवी, मोटिवेशन लेटर, इन सब के ऊपर मैं अपनी डिटेल से वीडियो चैनल्स पे डाल चुका हूं, जो कि आप जाके देख सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अपने इन डॉक्यूमेंटेशंस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि आपको प्रोफेसर से लेने पड़ेंगे, जो कि आपको मस्ट प्रोवाइड करने होंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको टेस्ट नहीं करवाने, आप इसको बाद में टेस्ट करवाइएगा। एडमिशन के लिए अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की नहीं चाहिए होती, लेकिन आपको जो है जब आप वीज़ा के लिए जा रहे हो तब आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कंपलसरी होता है। ये कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करनी होगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे और जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो डीए फ्रांस के थ्रू, और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। ये आपके पास जब यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आएगा तभी उसके बाद आप ये कर रहे होंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने रजिस्टर उसके बाद करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि यू विल नीड टू कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई जो यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट कार्ड बनेगा, ठीक है, आपकी फीस पे होगी, आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, तो वो आपको जो प्रोसेसिंग है वो हो रही होगी। और ये आपको यहाँ पे जाके जब रजिस्टर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्योंकि ऑब्वियसली अगले साल कर रहे होंगे तो आपको जो है 25-26 हो रहा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप हाई स्कूल हायर एजुकेशन स्टूडेंट हैं, यू आर एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब, ठीक है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब्रॉड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने किस कैंडिडेट के ऊपर अप्लाई किया, ई कैंडिडेट या एटीडीए फ्रांस, तो आपने ऑब्वियसली एटीडीए फ्रांस के ऊपर किया हुआ है। तो ये आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह चलना है। तो ये आपने डिपार्टमेंट के ऊपर इनको रीच आउट करना है, वो आपको रजिस्टर कर देंगे। फिर आपने CVEC को हासिल करना है, ये सारा आपको गाइड कर रहा होगा। CVEC जो है वो टैक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि आपको प्रोवाइड करना होता है। ये जो है 103 यूरोस है, कोई इतनी खास बड़ी अमाउंट नहीं है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब भी आप स्टूडेंट आते हैं वो एज फ्रांस में, तो आपको ये प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपको ये बता रहा है कि भाई तीसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट कर दोगे, लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास जो है एक्सेप्टेंस लेटर होगी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अभी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। तो पहला काम ये है कि भाई आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेनी है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। ये आपको एट द एंड जब स्टेप 4 होगा तो आप स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद ही फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो नेसेसरी होता है। जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है इनरोलमेंट लेटर यूनिवर्सिटी का, वो नेसेसरी होता है आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि भाई आपने किस तरह अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का इनकी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है प्रोग्राम्स की। मैं जो सारे लिंक्स हैं डाल भी दूंगा, ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पे, तो जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और आप अपने प्रोग्राम्स को खुद भी ढूंढ सकते हैं। जब आपने प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया और प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगला स्टेप है वो है कि भाई स्कॉलरशिप, जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि स्कॉलरशिप आपको एक मिल रही होगी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपको अमाउंट कितनी मिल रही होगी। तो अगर उसकी डिटेल्स में आपके साथ आप शेयर करूं, तो जो स्कॉलरशिप का नाम है वो है ग्रेनोबल आईडेक्स स्कॉलरशिप। तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इसकी अमाउंट कितनी है। तो लेट्स से अगर आपका मास्टर 2 सालों का है, तो जो आपको ये स्कॉलरशिप है जो आपको पहले साल में मिल रही होगी वो 8000 यूरोज होगी, जो पूरे साल में आपको मिल रही होगी, ठीक है, 8000 यूरोज। अगर आप 2 सालों का आपका मास्टर्स है तो आपको पहले 8000 यूरोज मिल रही होगी और आपको दूसरे साल में आपको 5000 यूरोज मिल रही होगी। लेकिन मसला ये है कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप 1 साल के लिए पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दफ़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा
मिलेगा अगर आप 2 सालों के लिए आपका प्रोग्राम है और आपका मास्टर 2 सालों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ये क्लियर हो गया है। अब इसकी जो अमाउंट है वो आपको इस तरह मिलती है कि आप जब आते हो तो आपको 50% जो है वो आपको अक्टूबर, नवंबर में मिल रही होती है, ठीक है? जब लेट्स से अगर आपकी 8,000 लगती है तो आपको 4,000 अराउंड मिल रहा होगा अक्टूबर, नवंबर में। उसके बाद जब आपका पहला सेमेस्टर गुज़रता है, आपका मार्च और अप्रैल में, ठीक है? फ़रवरी, मार्च में उसके जब रिज़ल्ट्स आते हैं, क्लैरिफ़िकेशन होती है आपकी, यानी आप पास कर जाते हो, उसके बाद आपको रिमेनिंग 4,000 यूरोज़ मिल रहे होंगे। अगर आपको 5,000 मिल रही है, ठीक है, आप दूसरे साल में कर रहे हैं, तो फिर आपको 2500 हो रहा होगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम 1 साल का है, ठीक है, और आप जो है आते हो M2 में डायरेक्टली, तो फिर आपको 8,000 ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5,000 मिलेगा। आपको सिर्फ़ ये आपने माइंड में रखना है कि 1 साल का आपको 8,000 मिलेगा, 2 सालों का अगर आपका प्रोग्राम है, तो पहले साल में आपको 8,000 मिलेगा, दूसरे साल में आपका 5,000 ही मिलेगा। सो आई होप कि ये क्लैरिफ़िकेशन हो गई है कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी और कब मिलेगी। अब अगर इसके बाद मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी इसका शेयर करूँ, तो एलिजिबिलिटी कोई इसकी इतनी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि भाई आप फ्रांस में आपकी इस ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है? और आपने भाई आप ऑलरेडी फ्रांस में एग्ज़िस्ट ना करते हो, लाइक आपने ऑलरेडी कोई यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह ना किया हो, आप बाहर से आ रहे हो, अब्रॉड से आ रहे हो, आप फ़ॉरेनर हो और फ्रांस में आ रहे हो, ठीक है? स्कॉलरशिप के लिए तभी आप एलिजिबल होते हैं। इसके साथ-साथ इसमें कोई एज लिमिट का एज़ सच नहीं लिखा हुआ एलिजिबिलिटी का। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके भी दिखा भी दूँगा, तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो मतलब आप किसी भी एज से सेक्टर से बिलॉन्ग करते हो तो मे बी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास डिटेल नहीं लिखी हुई। इसके साथ-साथ अप्लाई करने का तरीका क्या है कि किस तरह अप्लाई करना है, तो जैसे ही आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसके साथ-साथ साइमल्टेनियसली आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या पोर्टल पे आप उनको जो है नोटिफ़ाई कर रहे होंगे कि आप आईडेक्स स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, और फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई अगर आपका प्रोग्राम में एडमिशन होता है तो उसके बाद वो आपको अलॉट करते हैं कि नहीं। अलॉट करना उनके हाथ में, वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन अप्लाई आपने कोई इस पे सेपरेटली नहीं करना। अप्लाई आपने यूनिवर्सिटी के जब आप एडमिशन प्रोसेस के साथ अप्लाई कर रहे हो, तभी आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे होंगे। कोई इसका खास स्पेसिफिक डिफरेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करके मज़ीद आपके साथ डिटेल शेयर करूँ, तो जैसे मैंने बताया आईडेक्स मास्टर स्कॉलरशिप है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सिर्फ मास्टर वालों के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये बैचलर्स वालों के लिए नहीं है। तो आप जो है अगर बैचलर से बिलॉन्ग करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है। और यह आपका ये कहता है कि आप ग्रेनोबल के किसी इन फैकल्टीज़ में आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है? लाइक लॉ स्कूल में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंसेज़ में, ह्यूमैनिटीज़, हेल्थ सपोर्ट में, फैकल्टी ऑफ साइंसेज़ में। तो जो मैंने आपको इंग्लिश के प्रोग्राम्स बताए हैं वो सारे आपके प्रोग्राम्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कोई ऐसा खास मसला नहीं है इसमें, सारे प्रोग्राम्स ही एलिजिबल हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद ये है कि सेकंड जो मैंने आपको बताया, एप्लीकेंट्स कैन आइदर अप्लाई फॉर द फर्स्ट और द सेकंड ईयर ऑफ द मास्टर डिग्री, फॉर द सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री। क्योंकि इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो 3 सालों की होती है, यूजुअली 2 सालों की नहीं होती, इवन के मास्टर्स, क्योंकि उसमें जो होता है वो थोड़ा डिटेल प्रोग्राम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप भी बताई हुई है, और ये वाली बात जो मैंने आपको बताई कि सेकंड ईयर के लिए ऑफ द मास्टर डिग्री और द थर्ड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपकी थर्ड ईयर है इंजीनियरिंग डिग्री की, तो आपको 5,000 यूरोज़ मिल रहा होगा, ठीक है? और ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है इज ओनली गिवन फॉर 1 ईयर एंड द लॉरेट्स हैव टू अप्लाई अगेन फॉर द सेकंड ईयर ऑफ द मास्टर प्रोग्राम। तो अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो है सेल्फ सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, लाइक आपको यूनिवर्सिटी खुद से सेलेक्ट नहीं करेगी, और ये होगा एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई आप ऐसा ना हो कि फेल हो जाए और आप कह रहे हो कि भाई मुझे जो है स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपके माइंड में होना चाहिए। और ये जो मास्टर स्कॉलरशिप है ये आपको एग्जाम नहीं करता, यानी आपने ट्यूशन फ़ी पे करनी है, और ऑब्वियसली ट्यूशन फ़ी तो 243 यूरोज़ है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। इसके अंदर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लीकेशन प्रोसेस में आपके साथ बता चुका हूँ कि भाई आपने सिंपली जो करना है वो प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके साथ साथ अप्लाई कर दें, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो मैंने आपको पेमेंट प्रोसेस बताया वो भी इसके साथ सारी डिटेल्स शेयर्ड है। सो आई होप कि ये स्कॉलरशिप का आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अब आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा। मैंने आज काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद भी जाके इसको थोड़ा सा सर्च कर सकें। तो आई होप कि ये सारी वीडियोज़ जो मैं आपको एक सीरीज़ बना के दे रहा हूँ कि भैया आपने फ्रांस किस तरह आना है, सो ये आपको पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को मोटिवेट करें, वो भी अप्लाई करें, उनके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा देखूंगा नई वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।